आज मेरे 5वें कहानी संग्रह बेघर आँखें का कहानी पाठ मैं करने जा रहा हूँ शीर्षक कहानी का। मैंने आपको बताया था कि बम्बई में मेरा एक फ्लैट था, जिसमें मैं रहा करता था और जब लंदन आ गया बसने के लिए, तो वो फ्लैट किराए पे दे आया, तो जो मेरा एजेंट था, वो किराएदार से किराया लेता रहा और उसे खाता रहा, मेरे अकाउंट में जमा नहीं कराया और मैं विश्वास करके आ गया था। और फिर उस किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस वहाँ इस तरह से गदर मचा दिया कि बहुत परेशानी हुई मुझे और मैं काफ़ी दिक्कत में हुआ। मैंने वहाँ जाके बहुत से मित्रों को संपर्क किया, बहुत से मित्रों ने मदद भी की, मगर अ, जो हालात वहाँ बीते, ज़ाहिर-सी बात है कि कहानीकार के संवेदनशील मन को वो इस तरह से कुछ छू गए कि उसके लिए कहानी लिखना एक मजबूरी हो गया। ये कहानी मैंने दरअसल बॉम्बे में ही शुरू कर ली थी, मगर मैं कहानी लिखने में थोड़ा समय लेता हूँ। मैं कहानी का पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद छोड़ देता हूँ, फिर काफ़ी अरसे के बाद उसे दोबारा उठाता हूँ, तब तक मेरे और उस कहानी के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है। तो कहानी शुरू करने में और छपने में लगभग 4-6 महीने का वक़्त तो लग गया होगा। ये कहानी संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ 2007 में सबसे पहले और ये अरू प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया था, जो दरियागंज में थे। की प्रकाशन के नाम से एजुकेशनल पुस्तकें छापते हैं और ये पहली उनकी लिटरेरी पुस्तक थी, बेघर आँखें। मगर फिर ये उनके पास स्टॉक खत्म हो गया और उसके बाद उन्होंने साहित्यिक पुस्तकें छापनी बंद ही कर दी। तो 2014 में यही बेघर आँखें, ये यश प्रकाशन ने पब्लिश किया। तो जो आजकल आपको पढ़ने को मिलेगा, वो यश प्रकाशन का बेघर आँखें का संस्करण है। तो मित्रों, बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अपने साथ बीती हुई घटनाओं पर आधारित होती हैं और बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो हम जीवन से उठाते हैं। तो ये मेरी एक ऐसी कहानी है जो मुझ पे गुज़री। मगर इस घटना को कहानी में पिरोने के लिए जो सेंसिटिविटी चाहिए थी, जो संवेदनशीलता चाहिए थी, उसका पूरा इस्तेमाल किया मैंने। और आप देखेंगे कि क्योंकि मैं शांति सीरियल लिखा करता था, तो संवाद का इस्तेमाल इस कहानी में भी बहुत है और क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स मराठी भी हैं और पंजाबी भी हैं और मलयाली भी हैं, तो उनके बोलने का अंदाज़ भी थोड़ा फ़र्क होगा। मैं इस कहानी के बाद जो एक थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, उस पर बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल मैं आपके साथ कहानी पाठ शुरू कर रहा हूँ। बेघर आँखें थोड़ी लंबी कहानी है। आप लोगों को इंटरेस्ट बनाए रखना होगा और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा पाठ आपका इंटरेस्ट बनाए रखे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बेघर आँखें। भयभीत आँखें, सहमा हुआ चेहरा, शब्दों से बेखबर, वो रसोई के दरवाज़े पर आ खड़ी हुई है। उसका कोई ना कोई नाम तो अवश्य होगा। इस परेशानी के वातावरण में भी वो क्या सोचने बैठ गया है? पुरुषोत्तम नायर वही नाटक दोहरा रहा है जो कि पिछले वर्ष भर से करता रहा है। मैं आपका घर लेके भागने वाला नहीं ना जी। हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी कि आप उनके साथ कोई झोपड़पट्टी वाले की तरह माफिक बात करेगा। और मैं फिर से विचलित हो जाता हूँ। 50 वर्षीय नायर की तीसरी पत्नी, नए नवेली दुल्हन की ओर देखता हूँ। नायर त्रिवेंद्रम से विवाह करके कल ही लौटा है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? मगर सूरी साहब को गुस्सा आ गया। ओ शुक्ला जी, ओ तुसी पागल ना बनो। ओ बस तुसी तो उन पासे हो जाओ। ए मादर, पिछले 3 महीने से तूने क्या नाटक लगा रखा है? भाड़े की बात करो तो आज देता है, कल देता है। अरे सूरी साहब, मना कौन करता है जी? मेरा डिपॉजिट है ना आपके पास। तेरी तो माँ की।
अभी कुल मिला के 6 महीने का भाड़ा हो गया ₹60,000 और तेरा डिपॉज़िट है 50,000 और उसमें से भी 5,000 तेरे दलाल ने रख लिए, उसमें बचा 45, बाकी के 15,000 तेरा बाप देगा। क्या-क्या सपने दिखाकर बम्बई लाया होगा अपनी तीसरी पत्नी को। मायावी नगर बम्बई पहले ही दिन उसे क्या-क्या जलवे दिखा रही है। वो शायद थोड़ी ही देर पहले नहाकर गुसलखाने से बाहर निकली है। उसके बाल गीले हैं। उसने एक प्यारा सा छोटा-सा कुत्ता गोद में उठा रखा है। सूरी साहब की घुड़की सुनकर कुत्ते को महसूस हुआ कि उस पर दबाव थोड़ा बढ़ गया है। वो घबराकर अपनी मालकिन की ओर देखने लगा। मालकिन हिंदी ना जानते हुए भी घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही थी। महेश से अब सहन नहीं हो पा रहा था। 6.25 फुट लंबे महेश के घटे हुए शरीर की मछलियां उसकी काली टी शर्ट से बाहर फिसलने लगी थी। उसने सीधे नायर का गिरेबान ही पकड़ लिया और ठेठ मराठी लहजे में शुरू हो गया। ठा भाई का तुला पाटिल मणातल मला। मिस्टर शुक्ला, ये क्या बिहेवियर है जी? अरे मिस्टर, मेरा गिरेबान छोड़ो जी। नायर बुरी तरह से गड़बड़ा गया था। एक काय भी आयकाच नहीं मला, समत समान अंतला फेकून देईन खाली। मैं घबरा कर महेश को अलग करने का प्रयास करता हूँ। महेश मुझ पर नाराज होने का नाटक करता है। भाई साहब, अभी बीच में नहीं बोलने का। माँ कसम, इसने अगर अभी का अभी फ्लैट खाली नहीं किया ना, तो इसका सारा सामान चौथे माले से नीचे फेंक दूंगा। नायर ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसके दिमाग में तो यही योजना उड़ान भर रही थी कि किस प्रकार फ्लैट को हड़प लिया जाए। फ्लैट का मालिक तो लंदन में रहता है। भला उसके पास समय कहाँ है कि वो बम्बई आकर लफड़े में पड़े। उसे पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो फ्लैट हथिया लेगा, किंतु यहाँ तो पूरा मामला ही पलट गया था। अरे शुक्ला जी, आप जेंटलमैन आदमी है जी, आई रेस्पेक्ट यू। अब ये गुंडा बवाली की बात करेगा तो ठीक नहीं है ना जी। नायर का सांस उखड़ने लगा था, चेहरे पर बदहवासी छा रही थी और वह मैं स्वयं ये महसूस कर रहा था कि नायर की स्थिति कई स्तरों पर पतली हो रही थी। मुझे अपने स्वर की शालीनता पर स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। देखो मिस्टर नायर, पिछले 2 सालों से आप हमें तंग कर रहे हैं। अगर पहले से ही आपने हमारी बात मान ली होती तो ये हालात हम सबको देखने नहीं पड़ते। मैं शायद नायर की कही हुई बात से प्रभावित होकर जेंटलमैन बनने का प्रयास कर रहा था। शुक्ला जी, आपको हमको आपके घर में रहने का भी नहीं जी, सच बोलेगा तो इस घर में जी कोई है, रात को बहुत तंग करता है जी। अरे हमने कितनी पूजा करवाई जी, मगर कोई फायदा ही नहीं होता ना जी। रात को जब बेडरूम में सोता तो जैसे कोई मेरा गला दबाता जी। हमको इधर रहने का कोई शौक नहीं जी, इस घर में भूत जी। नायर ने बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे नायर, जब तुम उस भूत के पति को इतना परेशान करोगे तो वो भूत तुमको छोड़ेगा क्या? ना जाने ये वाक्य मेरे मुंह से कैसे निकल गया। लेकिन उसके बाद एक पल भी मेरा व्यक्तित्व वहां मौजूद नहीं रह पाया। रसोई के निकट भीगी बिल्ली की गोद में डरा सहमा कुत्ता मुझे परेशान करने लगा। चांदनी भी तो कई बार गुसलखाने से नहाकर यूं ही ठीक उसी स्थान पर खड़ी होकर मुझे आवाज लगाया करती थी। मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हूं, उस आवाज को एक बार सुन लेने के बाद काम छोड़ देना विवशता हो जाती थी। चांदनी, मेरे जीवन में वास्तविकता की खुशबू भरने वाली चांदनी, मुझ जैसे बेवकूफ इंसान के जीवन में अक्ल का दिया जलाने वाली चांदनी, उस सिंह राशि वाली अप्रतिम सुंदरी को कर्क रोग ने जकड़ लिया था। ठीक उसी जगह मेरी गोद में चांदनी ने मौत की हिचकी ली थी, जहां रात को नायर के अनुसार उसका गला एक अज्ञात शक्ति घोटने लगती है। वही अज्ञात शक्ति कभी मेरे जीवन की संपूर्ण शक्ति थी। 5 वर्ष तक कैंसर से जूझती चांदनी अपने अंतिम दिनों में बस इसी कमरे में कैद होकर रह गई थी। अस्पताल से उसके लिए एडजस्टेबल बेड ले आया था। वो अस्पताल में नहीं मरना चाहती थी, घर में ही ऑक्सीजन, मॉर्फिन और अकेलापन। वो सारा समय दीवार पर लगी काले रंग की घड़ी को देखती रहती थी। उस घड़ी की डायल में मकड़ी का जाला बना था और सेकंड के कांटे पर मकड़ी बनी थी। उसी मकड़जाल में गुम रहती चांदनी शायद
उसे एहसास हो चला था कि वो किसी भी घड़ी हमारा साथ छोड़ के जाने वाली है। एक दिन वही चांदनी तस्वीर बनकर दीवार घड़ी के स्थान पर विराजमान हो गई। क्या वही नायर को चैन से जीने नहीं दे रही? अरे कितनी पूजा करवाई साहब, केरल से पुजारी पंडित बुलवाए, मगर वो तो जाने का नाम ही नहीं लेती है, अक्खे घर में चलती फिरती दिखाई देती है। तो भाई तुम घर खाली क्यों नहीं कर देते? तुम पूजा पाठ के चक्करों में पड़े क्यों हो? पूजा पाठ से चिंतित सूरी साहब का फोन लंदन में आया था। और शुक्ला जी, और अम्मी बड़ा परेशान कर रहे हैं, वो टाइम ते किराया नहीं देना जे, ते चक्कर लगवा रहे हैं। ਉਹ ਮਦਰ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਾਈ 6 ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ, ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੜੀ पूजा करी ਜਾਂਦਾ है। मैं परेशान, अपनी यादों के ताजमहल से दूर लंदन में बैठा वहां की सर्दी में भी पसीना आ गया। उसने 18 बाई 10 के कमरे में 6 बाई 6 का मंदिर बना के खड़ा कर दिया। तो मेरा लिविंग रूम कैसा लग रहा होगा? लेकिन मंदिर तो मैंने रसोई में बनवा रखा था। एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर जनार्दन से बनवाया था। उसमें शंकर भगवान से लेकर ईसा मसीह तक को प्रतिष्ठित किया था। फिर नायर को इतना बड़ा ढांचा लिविंग रूम में बनवाने की जरूरत क्या आन पड़ी? सुनेत्रा, मेरी वर्तमान पत्नी, तो घर किराए पर देने के शुरू से ही विरुद्ध थी। वो बरस पड़ी। आप न बस अपने आप को ही अक्लमंद समझते हैं। वो चंद्रकांत तो आपका सगा हो गया, वो है तो दलाल ही ना। पूरे 80,000 खा गया। एक अनजाने आदमी के हवाले किराया लेने की जिम्मेदारी डाला है। हमें तो पूरे 1 लाख का फटका लग गया ना। सोसाइटी चार्ज 2,000 महीना जेब से गए, और 80,000 ऊपर से। जब मेरे लिए कोई चीज खरीदनी होती है तो आपको बजट याद आ जाता है। चंद्रकांत, वो अचानक अनजान आदमी कैसे बन गया? जब चांदनी जीवित थी तो भाभी भाभी कहता थकता नहीं था। उसकी पत्नी मेघा तो मुझे राखी बांधने लगी थी। अपने लोग कितनी आसानी से धोखा देकर बेगाने हो जाते हैं। ये फ्लैट भी तो उसी ने खरीदवाया था, कितना अपना सा बन गया था। सूरी साहब उस समय बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे। चंद्रकांत ही उनसे मिलवाने ले गया था। कितनी बार तो भोजन भी हमारे साथ ही करता था। अरे पूरियां तो भाभी जी बनाती हैं बस, और उस पर कद्दू की सब्जी कमाल करती हैं भाभी। चंद्रकांत खाता भी जाता और चांदनी की तारीफ भी करता जाता। सूरी साहब हमेशा कहा करते थे, शुक्ला जी, दलालां नू इन्ना ज्यादा मुंह ना लाया करो। दलाल पहले दलाल, तो फिर कुछ और। और मैं सूरी साहब को खिसका हुआ माना करता था। चंद्रकांत मेरे कहे अनुसार नायर से पैसे तो वसूलता रहा, लेकिन उसे मेरे बैंक के खाते में ना डालकर अपने खाते में जमा करवाता रहा। मैं जब भी लंदन से फोन करके पूछता तो जवाब मिलता, चिंता न को भाई साहब, भाड़ा में ले आया। झूठ भी तो नहीं बोलता था, किराया तो ले आता था, लेकिन खा जाता था। बंबई के प्रति मेरे सारे भ्रम उसने तोड़ दिए थे। मैं तो घर किराए पे देना ही नहीं चाहता था। बस चंद्रकांत ने ही फंसा दिया। भाई साहब आप भी कमाल करते हैं, सुना नहीं खाली घर तो भूत का वास होता है। अरे घर खाली रखेंगे तो दीवारें तक खराब हो जाएंगी, किराए पर दे देते हैं। भाड़ा हर महीने मैं कलेक्ट करता रहूंगा और आपके बैंक में जमा कराता रहूंगा। कम से कम सोसाइटी का खर्चा तो निकलेगा। काश ये हो पाता। सुनेत्रा हमेशा कहती है, आपको बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी कोई तारीफ कर दे आपके मुंह पे कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी कहानियां लिखते हैं, बस हो गए आप उस पे फिदा। वो 5,000 मांगे तो बस पकड़ा दो। क्या बिना विश्वास ये जीवन की गाड़ी पटरी पर चल सकती है? जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। किसी विश्वास के तहत ही तो हम अपने बच्चों को उनके स्कूल के अध्यापकों के हवाले कर देते हैं। ये भी तो एक विश्वास ही है कि पति पत्नी एक दूसरे को जहर देकर मारने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, जब विश्वास को ठेस लगती है तो दर्द बहुत होता है। आज तो आलोक भी यही कह रहा है। अरे आप भी कमाल करते हैं भाई, मुझे क्यों नहीं सौंपी ये जिम्मेदारी आपने? मुझसे कहा होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब आलोक चंद्रकांत नहीं बन जाएगा, ये भी तो विश्वास की बात ही है ना। इस मामले में भी तो विश्वास करना पड़ता।
किंतु विश्वास निभाया तो सूरी साहब ने। छड़े-छांट अकेले रहते हैं, मजाल है कि किसी का एहसान रख ले। रिटायर्ड जीवन बिता रहे हैं। घर में बस एक नौकरानी है, किसी के जीवन में दखल नहीं देते। अपने काम से काम रखते हैं, आँख कान खुले रखते हैं। सब कुछ जानते हुए भी मस्त मौला बने रहते हैं। उनके साथ पहली मुलाकात की यादें बहुत कड़वी हैं। न जाने कब वे मित्र अंततः घर के सदस्य ही बन गए। चांदनी की बीमारी में अस्पताल ले जाने से भी पीछे नहीं हटते थे। सभी आन बान वाले ठेठ पंजाबी, दिल के राजा। उनकी कड़वी बातों में भी एक सच्चाई होती थी। उनका भी यही कहना था कि जब बंबई छोड़कर लंदन बसने जा रहे हो तो घर बेच कर जाओ। उस समय मुझे सूरी साहब पर संदेह हुआ था, क्योंकि फ्लैटों की दलाली ही तो उनकी आय का मुख्य स्रोत था। शायद दलाली बनाने के चक्कर में थे। उस समय चंद्रकांत बहुत अपना लग रहा था। उसका मीठा अपनापन सूरी साहब के कड़वे सच्चे अपनेपन पर विजयी हो गया। और पुरुषोत्तम नायर आ बैठा मेरे घर। जी, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। फिल्मों के लिए एक्स्ट्रा सप्लाई करने की एजेंसी है मेरी। फिल्मी लोगों को तो फ्लैट किराए पर देने के मैं शुरू से ही विरुद्ध था। लेकिन चंद्रकांत अपनी लच्छेदार भाषा में मुझे समझा गया। बंबई से विदा के समय वो अपनी मारुति वैन भी ले आया था। सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना था। वो रात 3 बजे ही घर पहुंच गया। चिंता तो करने का ही ना भाई साहब, मैं हूं ना। मुझे किसी काम के सिलसिले में 7 महीने पश्चात लंदन से बंबई आना पड़ा। पहला झटका लगा जब बैंक गया। चंद्रकांत ने बैंक में एक भी रुपया जमा नहीं करवाया था। उससे संपर्क किया, फोन उसकी पत्नी ने उठाया। अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई साहब, क्या बताएं। धंधे में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि आपके पैसे घर में ही खर्च हो गए। अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिए ना। बस एक डील फाइनल होने वाली है, सबसे पहले आपके ही पैसे वापस करेंगे। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उस अनदेखे चेहरे पर ना चाहते हुए भी विश्वास कैसे कर गया। वैसे ये भी तो सच है कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। 11 महीने पूरे होने में अभी 4 महीने बाकी थे। या तो 4 महीने का किराया भुलाकर किसी और पर विश्वास करता। फिर ये भी तो परेशानी थी कि जिस किसी को बताऊंगा वही मजाक उड़ाएगा। चंद्रकांत को बुलाकर पास बिठाया और उसे समझाने की बेकार सी कोशिश करने लगा। जिन बातों पर स्वयं अपने आप को विश्वास नहीं था, वो भला मैं चंद्रकांत को कैसे समझा पाता। लंदन में रहने के कारण मेरी सोच में थोड़ा अंतर तो आ गया था। चंद्रकांत से कहा कि भाई, अपना घर तो देख लेने दो। जरा पुरुषोत्तम नायर से अपॉइंटमेंट तो पक्की कर लो। लो, आप भी कैसी बातें करते हैं भाई साहब, घर आपका है। साला नायर जास्ती चूं चपड़ करेगा तो जूता लगा के घर के बाहर करूंगा साले को। फिर भी मैं माना नहीं। पुरुषोत्तम नायर को फोन किया और 4 बजे का अपॉइंटमेंट लेकर ही हम घर की हालत देखने पहुंचे। घर के बाहर अभी भी चिर परिचित सुरक्षा द्वार लगा था। दरवाजे पर स्वागत नायर के कुत्ते ने किया था। चांदनी भी तो हमेशा अपने कुत्ते शेरा की बातें किया करती थी। जब बचपन में कानपुर में थी तो उन दिनों उनके घर का एक सदस्य शेरा भी था। एक मामले में वो कुत्ता था, पर था बहुत समझदार। पूरे परिवार में वो चांदनी और उसके पिता से ही सबसे अधिक जुड़ा था। चांदनी के नेत्र सदा ही शेरा को याद करते हुए सजल हो उठते थे। शेरा, जिसे चांदनी गोद में बिठा लिया करती थी, कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया कि चांदनी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे घर में घुमा सकता था। एल्सेशियन कुत्ता था, पूरी तरह से स्वामी भक्त। किंतु ये कुत्ता तो विचित्र ही था, बस घर में अपने होने भर का एहसास करवा रहा था। पूरे शरीर पर इतने बाल के चेहरे और पूंछ का अंतर ही समाप्त हो गया था। अनजान चेहरे और गंध की उपस्थिति को महसूस करके भौंकना ही बस उसका काम था। दरवाजा एक युवती ने खोला था। भरे शरीर वाली, केरल की सुंदरता, बड़ी बड़ी आंखें, खिला रंग। अवश्य ही नायर की बेटी होगी। हेलो अंकल। आइए आइए अंकल, अंदर आ जाइए। घर के अंदर घुसते एक अजीब सी गंध नथनों में घुस गई। अंकल शब्द सुनकर थोड़ा सा झटका लगा। मैं अपने व्यक्तित्व को संभाल कर रखता हूं, किंतु अंकल? नायर भी घर में ही था। ये लड़की पहले तो नायर के साथ कभी दिखाई नहीं दी। शायद उसकी बेटी होगी।
जानकी हमारा भाई का छोकरी। नायर ने शायद मेरी नजरों की भाषा पढ़ ली थी। अभी छुट्टी मनाने को इधर मुंबई में आया। इतने में ही एक काला कलूटा सा लड़का बेडरूम से बाहर आया। उसने एक बच्ची को गोद में उठा रखा था। एक औरत, शायद उसकी पत्नी, एक बूढ़ी औरत, एक नौकर, एक ड्राइवर। ये नायर किस किस को हमारे घर ले आया? जानकी की आंखों में अजब खिलंदड़ापन मौजूद था। उसने लो कट ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था। वो चाय का कप रखने के लिए थोड़ा झुकी तो अपना कुछ सामान मेरी आंखों में छोड़ गई। भरा पूरा सामान। चाय का कप पकड़ाते हुए भी उसने प्लेट के नीचे से मेरे हाथ को छू लिया था। उस छूने में भी एक विचित्र सी शरारत मेरे पूरे जिस्म में गुदगुदी कर गई थी। शुक्ला जी, ये ये फ्लैट को पेंट कराना पड़ेगा जी। बहुत गंदा दिखता जी। नायर मुझे स्वप्न लोक से धरती पर वापस ले आया था। पुरुषोत्तम जी, अभी 10 महीने पहले तो पेंट करवाया था। अब अगर घर में कुत्ता हो, इतने सारे लोग रहें और देखभाल ना हो, तो पेंटिंग का खर्चा तो आपको ही करना पड़ेगा। मुझे स्वयं अपनी भाषा पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझ जैसा आम आदमी का समर्थक अचानक पूंजीवादी भाषा बोलने लगा था। शुक्ला जी, रात का खाना इधर ही खाने का, साउथ इंडियन खाना खाते हैं ना? क्यों नहीं, जरूर खाएंगे पुरुषोत्तम भाई। मगर आज नहीं, आज तो कुछ कागजात निकालने हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपना कमरा खोल कर देख लें। अरे कैसी बात करते शुक्ला जी, जब भी मर्जी आवे, जो चाहने का लेकर जाइए ना। चंद्रकांत ने मेरी ओर विजयी मुस्कान फेंकी। देखा, मैं ना कहता था। उसकी आंखें यही प्रेषित कर रही थी। फ्लैट भाड़े पर देते समय चंद्रकांत से मैंने शर्त रखी थी कि एक बेडरूम में हमारा सामान रहेगा और उसमें ताला लगा रहेगा। एक बेडरूम और एक लिविंग रूम ही हम भाड़े पर देंगे। हुआ भी यही। अपने कमरे तक जाते जाते मैं पैसेज में रुककर बाथरूम का मुआयना करने लगा। सीलन और पीलेपन की उबकाई वाली महक आ रही थी। टॉयलेट फ्लश जैसे सदियों से साफ नहीं किया था। वॉश बेसिन भी गंदा। बाथरूम की टाइलों पर भी गंद जमा था। जानकी मेरे पीछे चली आई। पीछे से छू कर बोली, अंकल कभी भी आने को है तो आया करो, उधर लंदन में बहुत ठंडी होती क्या? सिहरन सी दौड़ गई बदन में। न मालूम होठों में क्या बुदबुदा के रह गया। फिर से बाथरूम की ओर देखा। जब चांदनी जीवित थी तो उस बाथरूम में से चंदन की खुशबू महका करती थी। चांदनी केवल चंदन वाला साबुन ही प्रयोग करती थी। जब गीले बाल लिए चंदन की महक बिखेरती बाथरूम से बाहर निकलती तो लगता जन्नत धार्मिक किताबों से बाहर निकलकर आंखों के सामने जीवित हो उठी है। अपना बेडरूम खोला तो 7 महीने की सीलन और घुटन ने मेरा स्वागत किया। मैंने तुरंत ही सभी खिड़कियां खोल दी, पर्दे हटा दिए। सूरज की रोशनी ने कमरे में प्रवेश किया तो जैसे कमरे में रखी वस्तुओं को नए जीवन का आभास हुआ। मुड़कर देखा तो जानकी अब भी शरारती आंखों से देखकर मुस्कुरा रही थी। आगे बढ़कर मुझसे लगभग सटकर खड़ी हो गई। अंकल, अंदर सभी ठीक है ना? ये कैसी परीक्षा ले रही है जानकी, और क्यों? ये कहीं नायर की कोई चाल तो नहीं? मैंने राशन कार्ड और अन्य कागज निकाले, नायर को नमस्कार किया। जानकी की आंखों को बता दिया कि वो मुझे अच्छी लगी थी। किचन बाथरूम की चिक्कट गंदगी की उभलाता पड़ोस के रोशन अग्रवाल के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। वो आजकल सोसाइटी का चेयरमैन है। यार शुक्ला जी, आप भी कमाल के आदमी है यार। कैसे लोगों को फ्लैट भाड़े पे दे दिया? सोसाइटी तो आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने वाली थी। वो तो मैंने किसी तरह रोक लिया। आपके साथ पुरानी दोस्ती है। साला पाखंडी, मुझे बेवकूफ बनाने पर तुला था। परंतु मैं तो गलत साबित हो ही चुका था। चंद्रकांत और नायर मुझे गधा साबित कर ही चुके थे। सुनेत्रा से जब सामना होगा तो बातों के ऐसे तीर मारेगी जो असह्य हो जाएंगे। प्रकट में मुस्कुराने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। क्यों राशिद भाई, क्या हो गया? अरे धंधे वालों को फ्लैट भाड़े पे दे दिया आपने? तो क्या बेकार लोगों को दे देता? यार भाड़ा देने वाले को कोई ना कोई धंधा तो करना ही पड़ेगा ना। उस कठिन परिस्थिति में भी मैं चुहल करने से बाज नहीं आया।
आप भी कमाल करते हैं साहब। ये जो नायर के घर रहती है ना जानकी, ये साली धंधा करती है। एक दिन तो मुझसे ही रात का सौदा करने बैठ गई थी, जानती नहीं कि हम शादीशुदा शरीफ लोग हैं। आखिरी बात उसने अपनी पत्नी को देखकर कही थी। अग्रवाल की पत्नी मुझे अंकल कहती है। अब देखिए ना अंकल, शरीफों का तो बिल्डिंग में रहना ही मुश्किल हो गया है। और मैं अवाक उस औरत को देखे जा रहा था जो कि अग्रवाल के साथ घर से भाग आई थी और आज शराफत का ढिंढोरा पीटे जा रही थी। मैं शायद उसकी बात समझने का प्रयास भी करता, किंतु अंकल सुनने के बाद तो गुस्से पर काबू रख पाना संभव ही नहीं था। चौथे माला से नीचे उतरते समय चंद्रकांत अपनी ढपली बजा रहा था। भाई साहब, अगर आप नायर से नाराज हैं ना, तो साले को बाहर निकाल करते हैं और कोई दूसरा किराया रख लेते हैं। आप तो जानते हैं कि अपना काम तो एकदम टिच रहता है, पक्का। हरामी, किराया तो साला खुद खा गया। अब डिपॉजिट 50,000 कहां से वापस करेगा? लंदन वापस चलने से पहले धड़कते दिल से सूरी साहब से बात की थी। ओ यार शुक्ला जी, तुसी भी कमाल कर दे हो। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ गल ਵਿੱਚ हथ पा के पैसे बाहर कढ़वा लेंदा। बस तय पाया कि सूरी साहब हर महीने पुरुषोत्तम नायर से पैसे लेकर मेरे बैंक के खाते में जमा करवाते रहेंगे। सूरी साहब की कड़वी मगर सच्ची बात कान में पड़ी। देखो शुक्ला जी, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 500 रुपया हर महीने चार्ज करांगा। सूरी साहब की स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई, उनसे हाथ मिलाया और वापस लंदन चला आया। अब की बार ना तो चंद्रकांत की पत्नी ने मेरे नाम कोई संदेश भेजा और ना ही चंद्रकांत रात को अपनी मारुति वैन में मुझे एयरपोर्ट तक विदा करने आया। आलोक आज भी आशा लगाए बैठा था कि मैं घर का उत्तरदायित्व उस पर छोड़ जाऊंगा, किंतु वह इस काम का जिम्मा खुद आगे बढ़कर नहीं उठाना चाहता था। मैं तो भाड़े का जिम्मा सूरी साहब के सिर लगाकर लंदन वापस चला गया, किंतु अब परेशानी शुरू हुई पुरुषोत्तम नायर के लिए। सूरी साहब बिना झिझक हर पहली किराया वसूलने पहुंच जाते नायर के पास। वो उनसे बचता फिरता, बहाने खोजता, किंतु सूरी साहब ने इस बात की ठान ली, सो ठान ली। पहले 2-3 महीने तो एक आध सप्ताह के विलंब से पैसे आते भी रहे। उसके बाद तो सूरी साहब जैसा दबंग व्यक्ति भी परेशानी महसूस करने लगा। उनका माथा ठनका जब वो किराए के सिलसिले में घर पहुंचे और उन्होंने लिविंग रूम में 6 बाई 6 फुट का एक नया ढांचा देखा। सूरी साहब हक्के बक्के रह गए, सोच रहे थे कि क्या जवाब देंगे शुक्ला को। भला एक विवादित ढांचा घर में कैसे घुसाया? सूरी साहब, इधर घर में भूत प्रेत बहुत होने का जी। खास केरल से पंडित जी को बुलवाया जी, 1 महीना तक पूजा चलेगा। इधर तो रहना भी मुश्किल हो गया। और तेरी माँ की नायर पूजा के लिए घर में ये तोड़फोड़ का क्या मतलब है? इस साले को अभी का अभी तोड़, नहीं मांगते लफड़ा इधर। अरे सूरी साहब, घर आपका, शुक्ला जी का, हम तो बस इधर पूजा करते थे, कोई रंडीबाजी तो नहीं करता ना। सूरी साहब परेशान, उल्लू का पट्टा नायर पूजा पढ़ने तो पर तो खर्च कर सकता है, मगर भाड़ा देते समय साले की मां मर जाती है। पूजा के उठते हुए धुएं से कमरे की छत काली पड़ गई, जाले लटकने लगे, किचन के प्लेटफॉर्म पर मैल जमने लगा और सफेद मार्बल पीला और काला पड़ने लगा। अलमारी का सनमाइका जगह जगह से उधड़ने लगा है। बाथरूम का पेंट गलाजत की अलग कहानी सुना रहा है। सूरी साहब प्रतीक्षा में है, शेख शुक्ला का फोन कब आता है? अब तो फ्लैट खाली करवाना ही पड़ेगा। लंदन से किसी को भी फोन करने से पहले मेरा दिल धक धक करने लगता था। अगर किसी को फोन करता जरूरी था तो वो थे सूरी साहब। मगर डर लगता था कि ना जाने फ्लैट के बारे में क्या अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। लिविंग रूम में मंदिर के बारे में सुनने के बाद तो सुनेत्रा के लिए और अधिक बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। उसने मुझे ऐसी हिकारत भरी निगाह से देखा कि मेरे लिए बंबई का टिकट कटवाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचा। सूरी साहब ने अंततः नायर को फ्लैट खाली करने का नोटिस दे डाला। काय का खाली करने का जी, तुम अपना कीमत बोलो। मैं ये फ्लैट खरीदेगा जी? अब भी तो मैं केरला जाता हूं, उधर शादी है। सूरी साहब चुप, ये भी नहीं पूछ पाए कि आखिर शादी है किसकी, बेटे की या फिर बेटी की।
मेरी फ्लाइट रात के 12:30 बजे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पहुंची। प्रकाश और उसकी पत्नी दोनों मुझे लिवाने हवाई अड्डे पहुंचे थे। प्रकाश और हनी, जिसे मित्र अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक मानता हूं। प्रकाश जैसा प्रतिबद्ध मित्र अंग्रेजी में कहा जाए तो एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम बचे होंगे। प्रकाश ने देखते ही हाँक लगाई। ओए कालियां मुच्छां ते चिट्टे वाल, वेखो लंदन दे कुक्कड़ खान वाले पंडित दा हाल। वो मुझे अपने घर ले गया। उसके घर रहने का एक निजी लाभ ये भी था कि सुबह 6 बजे उठकर भी नायर के घर धावा बोला जा सकता था। हनी ने सुबह सुबह उठकर चाय बना दी। प्रकाश तो रात वाले कुर्ते पजामे में ही साथ हो लिया। पहले हम सूरी साहब के घर पहुंचे। कोई औपचारिकता नहीं, बस साथ हो लिए। मैं अपने धड़कते दिल को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा था। चौथे माले के अपने 8वें फ्लैट में दस्तक दी। दरवाजा जानकी नहीं खोला। आज वो मुझे देखकर अदा से मुस्कुराई नहीं, फिर भी चेहरे पर असफल हंसी लाते हुए बोली, अंकल नायर तो इधर नहीं है, शादी बनाने को केरला में गया, 2 दिन के बाद आने वाला है। यानी कि जानकी को भी खबर है कि मैं लंदन से खास तौर पर घर खाली करवाने के लिए आया हूं। अब शुरू हुआ नाटक का पहला भाग। हम लोग घर के अंदर घुसे और घुसते ही सूरी साहब ने शुरुआत की। देखो शुक्ला जी, माईवे ने प्यो वाला मंदिर खड़ा कर लिया। मैं कहना पहले तो कारपेंटर बुलाओ ते ए मंदिर हुणे तोड़ो। सूरी साहब अपनी नौकरानी भामा को भी साथ लाए थे। शुक्ला जी, नाल जनानी होनी जरूर होंदी है। उत्थे जे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जेंट्स होवांगे ते किसी भी तरह का कोई ब्लेम लग सकता है। वहीं से हनी को भी फोन कर दिया था, वो भी साथ होली थी। कारपेंटर आया। 15-20 मिनट में मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। मन में कहीं अपराध बोध भी था। मंदिर टूट गया कैसे? कभी मस्जिद टूटती है तो कभी मंदिर। होते दोनों ही विवादित हैं। किंतु सचमुच आश्चर्यचकित करने वाली ये बात थी कि जानकी या फिर नायर के ड्राइवर ने इस मुहिम में कोई समस्या खड़ी नहीं की। जानकी, ये नायर तुम्हारा क्या लगता है? मैं पूछे बिना रह न सका। मेरे बाप का दूर का भाई लगता है। जानकी का दो टूक जवाब हाजिर था। अंकल, इस आदमी का अक्कल मारा गया है। इतना पैसा पुजारी लोग पे खर्च किया, रात पर पूजा चलता था, दारू मटन ना मालूम क्या करता। अब भी अपनी शादी बनाने गया। क्या आप जो अपनी अपनी शादी बनाने गए? अब सूरी साहब के हैरान होने की बारी थी। अंकल, जानकी की आंखों में पहली बार विचित्र सी सच्चाई दिखाई दी। बस 2 दिन की तो बात है, हमको अब भी घर से नहीं निकालो। नायर जैसे ही वापस आता हम तब भी का तभी चला जाएगा। वैसे मैं तो कल ही चली जाने वाली हूँ। मैंने सूरी साहब की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, प्रकाश बोल उठा। ठीक है लड़की, तुम जैसे भी हो नायर को फोन कर दो कि अगर 2 दिन में केरल से वापस नहीं आया तो हम सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे। जानकी से अधिक हैरान तो मैं था कि किस प्रकार प्रकाश ने स्थिति की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। मैंने एक बार फिर अपने बेडरूम का ताला खोला। वहां दीवार पर लगी चांदनी की फोटो को साफ किया, खिड़कियां खोली, कमरे को प्रकाश के कुछ घूंट पिलाया और यह भी पक्का कर लिया कि सामान से किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई। सूरी साहब भी प्रकाश के तेज के सामने चुप्पी लगा रखे थे। सामने वाले घर से इमरान की शिकायत सबसे पहले सुनने को मिली। ये क्या अंकल, कैसे आदमी को घर भाड़े पे दे दिया? मालूम नहीं कैसी गंदी पूजा करता है, चूहों का खून निकाल निकाल के चढ़ाता है। मैं शायद इमरान की कही बात को हिंदू पूजा के विरुद्ध आक्रोश मान लेता, किंतु घर में भागते चूहे अपनी आंखों से देख कर आ रहा था। अपन तो आपकी रिस्पेक्ट करता, नहीं तो साले को टपका डालेगा एक दिन, बोल देना उसको। ये सुनकर मन में एक नीच विचार भी कुल बुलाया। अगर इमरान नायर को टपका दे तो अपना काम भी बन जाएगा। फिर इमरान के तो अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध भी है। क्या इमरान सचमुच ऐसा कर सकता है? ये मध्यवर्गीय विचार जितनी तेजी से दिमाग में आया, उससे भी अधिक द्रुत गति से बाहर भी हो गया। चौथे माले से उतरा तो धोबी, एसटीडी वाला, केबल वाला, दूध वाला
सभी को मुझसे एक ही शिकायत थी कि कैसे आदमी को फ्लैट फ्लैट किराए पे दे गया। सभी के पैसे नायर पर बकाया थे। ए सेठ, इसको निकालने से पहले हमारे पैसे डिपॉजिट में से ज़रूर काट लेना। डिपॉजिट, माय फुट। अब हमारी टोली चली सूरी साहब के घर, उनकी नौकरानी भामा चाय बना लाई। हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अगर नायर वापस नहीं लौटा तब क्या होगा? आखिर मैं छुट्टी और कितने दिन के लिए बढ़वा पाऊंगा? बहुत कठिनाई से तो 10 दिन की छुट्टी मंजूर करवा पाया था। माँ से मिलने जगरांव भी जाना था। क्या वहां का कार्यक्रम स्थगित कर दूं? सुनित्रा तो बहुत नाराज होगी यदि माँ से बिना मिले वापस चला आया। और फिर इतनी देर से भारत आकर माँ से ना मिलूं तो ये भी तो बदतमीजी होगी। सूरी साहब ने मशवरा दिया, देखो शुक्ला जी, पहले तो चलिए ਤੁਹਾਡੇ दलाल ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ बुला के सारे ਦਾ सामान थल्ले सुटवा देना। नहा धोकर तैयार हुए चंद्रकांत का ऑफिस, वहां जाकर अपने भाग्य पर रोना आ गया। चंद्रकांत तो अपना काम धंधा बंद करके मीरा रोड चला गया था। किसी को अपना नया पता तक नहीं देके गया। ये विचार तो सपने में भी नहीं आ सकता था कि चंद्रकांत ऑफिस को ताला लगाकर सरक लेगा। आपके कितने आंटी कर गया? सामने से प्रश्न सुनकर एक और झटका लगा। यहाँ तो जो भी उसे पूछने आ रहा है, किसी के 10 ले गया तो किसी के 15, एक के तो 40 गोल कर गया। अब सामने वाले को क्या बताता कि चंद्रकांत मुझे 80 की शपथ लगा गया। मीनाक्षी की याद आ गई। उसकी पुलिस में अच्छी पहचान है। अब मीनाक्षी के साथ डीएन नगर पुलिस स्टेशन। मन में एक विचार ये भी आया कि नायर को वापस आ लेने दूं। ये भी तो हो सकता है कि वो आकर स्वयं ही फ्लैट खाली कर दे। ऊहापोह में मीनाक्षी से ढंग से बात भी नहीं कर पाया। वो मेरी स्थिति को भली भांति समझ रही थी। वो तो सदा ही मेरी स्थिति समझती रही है। बिना किसी अपेक्षा के सदा से ही मेरे सभी काम अपने जानकर करती है। कई बार सोचता हूँ कि प्रकाश, हनी, मीनाक्षी, अरुण, कमल, विजय, करण कितने नाम हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरे लिए काम किए हैं। क्या मैं भी उनकी अपेक्षाओं पर कभी खरा उतरा होऊंगा? मेरी ही तरह वे भी तो ऐसे मित्र की चाह रखते होंगे जो बिना स्वार्थ के उनके काम आए। क्या मैं केवल एक आत्म केंद्रित व्यक्ति हूं? इंस्पेक्टर शिंदे ने मीनाक्षी और मुझे बिना प्रतीक्षा करवाए अपने कमरे में भीतर बुलवा लिया। देखिए मिस्टर शुक्ला, ये मामला है सिविल का। नायर ने आपका ताला तोड़कर उस पर कब्जा तो किया नहीं। ना दूसरा, उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं जिससे पता चले कि आपने अपना फ्लैट उसे लीव एंड लाइसेंस पर दिया है। पिछले साल से इस बारे में नए कानून बन गए हैं। आपको पुलिस स्टेशन को भी सूचित करना होता है, लाइसेंसी की फोटो जमा करानी होती है और फीस भी भरनी होती है। इस मामले में पुलिस तो आपकी कोई सहायता कर नहीं सकती। मैं बेवकूफ की तरह कभी मीनाक्षी को तो कभी इंस्पेक्टर शिंदे को देखा जा रहा था। मीनाक्षी ने मराठी में इंस्पेक्टर शिंदे से कहा, तुम्हाला काहीतरी करायलाच लागेल साहेब। इंस्पेक्टर शिंदे ने सपाट स्वर में कह दिया, हम ऑफ द रिकॉर्ड एक मदद कर सकते हैं। आप जाकर उसका सामान घर से बाहर फेंक दीजिए। वो हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आएगा और हम रिपोर्ट लिखेंगे नहीं। उल्टा उसे कुछ देर के लिए थाने में बिठाए रखेंगे ताकि आपको अपना ऑपरेशन पूरा करने का मौका मिल जाए। इससे ज्यादा की आप हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। मैं वापस सूरी साहब के घर, फिर विचार विमर्श। देखो शुक्ला जी, तुसी 2 दिन वेट करो। नायर दी एब्सेंस ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਹੀ ਤਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਟਿਲ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, शिव सेना ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ हो जाएगा। मुंडेसर वाला पाटिल मिल गया। देखने से ही विश्वास हो चला था कि यदि ये आदमी चाहे तो हमारा काम हो सकता है। कहने को तो विश्वास पाटिल फ्लैटों की दलाली करता है, मगर अंदर खाते क्या चलता है वो तो राम जाने। अपन कौन सी बिल्डिंग में रहने का? गंगा भवन पाटिल, अपनी ही बिल्डिंग में, सूरी साहब ने जवाब दिया। कौन सा फ्लैट? 403 दूसरे विंग में है। ओह, वो वाला फ्लैट। अरे तुम्हारे फ्लैट की तो अक्खी मार्केट में बहुत बदनामी हो रखी है सेठ।
उसमें तो धंधा चलता है। पाटिल ने आँख दबाकर कहा, धंधा यानी? मैं आश्चर्यचकित पाटिल की तरफ ताके जा रहा था। धंधा नहीं समझता क्या सेठ? धंधा यानी कि धंधा? पड़ोस के रोशन के शब्द एक बार फिर कानों में टेलीफोन की गलत कॉल की तरह बजने लगे। जानकी, धंधा, नायर, फिल्मों के लिए मॉडल और एक्स्ट्रा सप्लायर। धंधा। चांदनी के मंदिर जैसे घर का नाम धंधे से जुड़ कैसे गया? चांदनी के अंतिम क्षणों की कुछ खोजती आंखें मुझसे जवाब मांग रही थी कि उसके घर की पवित्रता को बदनाम करने का उत्तरदायी तो मैं ही था। चंदन के साबुन से नहाई गीले बालों वाली चांदनी की आंखों में अब भी वही प्रश्न टंगा है, ऐसा हो कैसे गया? सूरी साहब स्थिति की नजाकत भांप चुके थे। और शुक्ला जी, घबरान दी कोई गल नहीं, लोकां दा की है, लोकी तो भौंकदे रहंदे ने, और तुसी सुनिया ही ना करो। मैं क्या सुनता? मेरा घर जिसमें निमंत्रित होकर मित्र गौरवान्वित महसूस करते थे, आज वही घर धंधे के लिए बदनाम हो चुका है। जानकी की वो मुस्कुराहट आज बहुत जहरीली महसूस होने लगी थी। बस तय हो गया। नायर के वापस आते ही पहले तो नम्रता से उससे पेश आते हैं, अगर वो नहीं मानता तो बस पाटिल के आदमी आकर उसका सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। हाँ, इंस्पेक्टर शिंदे को जरूर सूचित करना पड़ेगा, किंतु नायर के लौटने में अभी 2 दिन बाकी थे। सूरी साहब की बात दिल को जम गई कि यदि बंबई में रहा तो परेशानी रहूंगा, पंजाब जाकर मां से मिलाऊं, शायद मां का आशीर्वाद ही कोई चमत्कार दिखा दे। माँ को भी खुश कहाँ कर पाया। उसे शिकायत थी, ये आना भी कोई आना हुआ। ना माँ के पास बैठे, ना ढंग से बातचीत की, बहन अलग नाराज। माँ बहन को नाराज करके 2 दिन में ही बंबई वापस आ गया। सामने फिर जानकी थी। नायर को एक दिन बाद का टिकट मिला था। नायर रात को पहुंचेगा। एक एक पल बिताना कठिन हो रहा था। रात भर बिस्तर में करवटें बदलता रहा। प्रकाश मेरी परेशानी को सही ढंग से समझ रहा था। शायद इसलिए अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में ना सोकर मेरी बगल में ही फर्श पर बिस्तर लगा के लेट गया। हम दोनों बातें करते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रकाश की बात का उत्तर कमरे के अंधेरे में कहीं खो गया। मैं लेटा लेटा चांदनी के अंतिम दिनों के बारे में सोचता रह गया। प्रकाश ने मुझे बंबई से विदा करते समय कहा था, पंडित जी, ये चौथे माले का 8वां फ्लैट ना जाने कब और कैसे मेरा अपना बनता चला गया, ये तो याद नहीं पड़ता। उसकी बात की गूंज मुझे लंदन में भी सुनाई देती रही। आज उसी चौथे माले के 8वें फ्लैट पर बदनामी की मोहर लगाकर भी नायर वहीं जमा हुआ है। सुबह को तो होना ही था और वो हो गई। हनी ने आज दफ्तर से अवकाश ले रखा है। सुबह 7 बजे ही अपने घर की घंटी बेगानों की तरह बजाई। 4-5 घंटियों के बाद नायर की आवाज सुनाई दी। मन को तसल्ली मिली कि चलो लौट तो आया है। यदि केरल में बैठा रहता तो हमारे लिए कार्रवाई करना कितना मुश्किल हो जाता। दरवाजा खुला। शुक्ला जी, आइए आइए। सूरी साहब ने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। वो अब बोला, पैंचो, मुझे मुझे बोला 2 दिन में फ्लैट खाली करता और बिना बताए केरल चला गया। ये कैसा लैंग्वेज यूज करता है मिस्टर सूरी? आप तो कितना बार हमारे घर में आए, हम तो आपके साथ कितना डिसेंट से बात करते हैं ना। शुक्ला जी, तुसी हूं ऐस को पूछो कि मायवा मैनू झांसा देके गायब किवें हो गया। सूरी साहब के नथुने फूल रहे थे। मैं शर्मिंदगी से गड़ा जा रहा था। सूरी साहब की ओर देखा। प्राजी, 1 मिनट मैं गाल कर लवा। मिस्टर नायर, हमारी कुछ शिकायतें हैं। बोलिए ना शुक्ला जी, आप तो एकदम जेंटलमैन आदमी, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता। मिस्टर नायर, जब आपने हमारा घर किराए पे लिया था तो उस समय आपने बताया था कि फ्लैट में आप, आपकी पत्नी और एक बेटी रहेगी। यहाँ तो आप पूरी बारात के साथ एक कुत्ता भी रखे हुए हो। इतने में कुत्ते ने कुनमुनाने और भौंकने के बीच की सी आवाज निकाली। शायद उसे कुत्ता कहा जाना अच्छा नहीं लगा था। वो तो शुक्ला जी, अभी फैमिली होएगी तो गेस्ट लोग तो आएंगे ना जी। फिर आपने भाड़ा टाइम पर नहीं दिया कभी। अरे साहब, जब भी चंद्रकांत आता था तो भाड़ा टाइम पर ही लेके जाता है ना जी। मैं नायर की चाल को अच्छी तरह समझ गया था। वो जानता था कि चंद्रकांत से मेरे संबंध बिगड़ चुके हैं। अब पोतनी के चंद्रकांत की क्या बात करता है, मुझसे बात कर। मुझे नीचे देखता है तो मुंह फेर लेता है, घर में छुप के बैठा रहता है, लेकिन मुझसे मिलने को साफ मना कर देता है। अबे चूतिया समझ रखा है क्या हम सबको? सूरी साहब का बस चलता तो नायर के मुंह पे झापड़ मार देते। जरा आहिस्ते बात करो ना मिस्टर सूरी, मेरे नया नया वाइफ ऐसे बात सुनेगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा जी। आप खुद शादी करके आए मिस्टर नायर। मैंने अनजान बनते हुए आश्चर्य प्रकट किया। शुक्ला जी, यही तो चक्कर हो गया जी।
मुझे अचानक शादी बनाने पड़ गया जी। शुक्ला जी तुसी ऐसे रामी कोलों पूछो अपनी माँ वाला मंदिर किसदे कोलों पूछ के बनवाया सी? मिस्टर नायर आपने हमारी परमिशन के बिना मंदिर बनवाया कैसे? शुक्ला जी तुसी हुन बहस बंद करो। नायर फ्लैट कभी खाली करता है? अब भी का भी बोल। अभी आज तो शादी बना के आया ना जी, मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए ना इंतजाम के वास्ते। मिस्टर नायर, कल शाम को 4 बजे हमें फ्लैट खाली चाहिए। प्रकाश अपना निर्णय सुना के उठ के खड़ा हो गया। ऐसा कैसे होएगा जी बस एक दिन में? कुछ सोचते हुए नायर बोला, हमको 1 हफ्ता का टाइम और दे दो जी। अरे पहले टाइम दिया तो शादी बनाने चले गया, अभी टाइम देगा तो बच्चा पैदा करने चला जाएगा। हमको कल शाम को 4 बजे फ्लैट खाली चाहिए, समझ गया ना? सूरी साहब उठ खड़े हुए। मेरी नजरें अब भी जानकी को ढूंढ रही थी। चौथे माले के 8वें फ्लैट पर बदनामी का टीका लगाने वाली जानकी, शायद वो हालात पहले ही भाप गई थी, इसलिए नायर की अनुपस्थिति में ही चली गई। या फिर हो सकता है कि सो रही हो, किंतु बेडरूम में तो नायर की नई पत्नी सो रही है। फिर जानकी जा चुकी। जानकी जाने को हम सब उठ खड़े हुए। कुछ फिल्मी दृश्य याद आ रहे थे तो कुछ कहानियां भी। मेरी सहानुभूति सदा ही किराएदार के साथ रही है। मकान मालिक तो हमेशा मेरे लिए पूंजीवाद का प्रतीक रहा। आज पहली बार मकान मालिक का दर्द समझ आ रहा था। महसूस हो रहा था कि सच बहुत दर्द होता है। रातों की नौकरियां करके जोड़े पैसे से बनाए गए घर पर जब अनिश्चितता के बादल छाने लगते हैं, बहुत दर्द होता है। मेरा छद्म मार्क्सवाद आज अचानक कहीं उड़न छू हो गया। इतने तनावपूर्ण माहौल में भी मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया जब मेरे मार्क्सवादी मित्रों ने सलाह दे डाली, यार किसी शिवसेना वाले को जानते हो? भाई बंबई में तो वही नैया पार लगा सकते हैं। शिव शिव करते हुए घड़ी की सुई आगे खिसक रही थी। शिवसेना के नाम पर ही मिलिंद और महेश की याद आई थी। मिलिंद तो शाखा प्रमुख भी है। 6 फुट 3 इंच लंबा महेश कभी हमारा पड़ोसी हुआ करता था। स्थानीय एमएलए परब का दायां हाथ। उसको फोन मिलाया तो मेरी अपेक्षा के एकदम विरुद्ध एकदम साथ चलने को तैयार हो गया। निर्धारित समय पर हमारी सेना नायर पर धावा बोलने के लिए सोसाइटी में दाखिल हुई। सूरी साहब ने सेनापति का पद संभाला, महेश ने गांडीव उठाया, पड़ोसी राजू ने शंख बजाया, प्रकाश, शनि और मीनाक्षी सेना के थिंक टैंक बने खड़े थे और विश्वास पाटिल के 4 सैनिक आदेश की प्रतीक्षा में। और इस सब में मेरी भूमिका क्या थी? हम थोड़ा ठिठके। नीचे कंपाउंड में एक लंबा चौड़ा काला बड़ी बड़ी मूछों वाला काला चश्मा लगाए एक व्यक्ति दिखाई दिया। भाई साहब, साला पूरी तैयारी में है। महेश मेरे कान में फुसफुसाया। उस काले व्यक्ति ने अंग्रेजी में पूछा, डू यू रिकॉग्नाइज मिस्टर शुक्ला? मेरे चेहरे पर अनिश्चितता के बादल देखकर वो व्यक्ति स्वयं ही बोला, लेकिन इस बार हिंदी में, मैं कामले। मेरा ऑफिस आपके एजेंट चंद्रकांत के एकदम बगल में ही था। आप उधर आते थे ना, तो मेरे साथ भी इंट्रोडक्शन हुआ था आपका। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस वो नायर के बारे में थोड़ा बात करने का था। महेश हत्थे से उखड़ गया। कहा है शाला, तुम कोई गुंडा मावाली है जो हमको अपने फ्लैट में जाने से रोकेगा? अरे हम ऐसा किधर बोला, अपन तो बस इंसानियत की खातिर बोला कि आपको नायर को थोड़ा दूसरी जगह खोजने के लिए थोड़ा सा वक्त तो दे दीजिए। हमको लेक्चर नहीं मांगता। अपन का नाम महेश दलवी। अक्खा अंधेरी में किसी को भी पूछ लेने का, समझे? कामले चुप खड़ा रह गया। एक बार काला चश्मा उतारा, उसे साफ किया, फिर से आंखों पर चढ़ा लिया। फिल्मी विलेन अजीत के रॉबर्ट सरीखा दिखाई देने वाले कामले महेश की घुड़की आगे सहम गया था। वो हमारी सेना के साथ चौथे माले के 8वें फ्लैट की ओर चल दिया। पहली बार नायर घबराया सा लगा। शुक्ला जी, अभी तो अरेंजमेंट नहीं हुआ जी। हमको 1 हफ्ता का टाइम और दे दो जी। जिधर आपके घर में इतना बखत रहा, 1 हफ्ते में क्या फर्क पड़ेगा? मेरी आंखें सूरी साहब की तरफ मुड़ गईं। सूरी साहब का गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। अब मादर, हमको क्या पागल समझ रखा है? ये तेरा नाटक अभी और नहीं चलने वाला। हमको फ्लैट अभी का अभी खाली मांगता है। शुक्ला जी, आप जेंटलमैन आदमी, आप सोचो जी, एकदम नई वाइफ को लेके रोड साइड पर तो जा नहीं सकता ना जी। नायर का गिड़गिड़ाना गिड़गिड़ाना उस गीली बालों वाली नई पत्नी की आंखों में भय की भावना को और गहरा बना रहा था, और वो तय नहीं कर पा रही थी कि अगले कुछ पलों में क्या घटित होने वाला है। नायर कुछ याद करके एक और फोन मिलाता है। काफी देर तक घंटी बजने के बाद शायद किसी ने दूसरी ओर से फोन उठाया है। बातचीत मलयालम में हो रही है।
इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, किंतु भयभीत आँखों को अब स्थिति ठीक से समझ आ रही है। अचानक वो आँखें सीधी मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती हैं। चाँदनी, मैं इन आँखों की बेबसी और नहीं सह पाऊँगा। जब तक नायर ने फ़ोन रखा, गीले बालों वाली डरी हुई आँखें निराशा से पूरी तरह भर गईं। अब तो मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा था कि चमत्कार हो जाए और नायर को भाड़े पर दूसरा मकान एकदम से मिल जाए। सूरी साहब ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, वो सामान उठाने लगे हैं। मेरी निगाह सोफे के फटे हुए कपड़े पर टिक जाती है। महेश से आतंकित नायर अब समझ चुका कि स्थिति उसके बस से बाहर हो चुकी है। सोफा लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंच चुका है। नायर हाँफने लगा है। मैं उसकी पत्नी की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं महेश को एक कोने में ले जाकर कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे प्रयास में प्रतिबद्धता की कमी है। महेश की डांट खा के चुप हो जाता हूँ। नायर की आंखें आंसुओं को रोकने के प्रयास में लाल होती जा रही हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नायर अगर समय पे भाड़ा देता और तमीज से रहता तो हालात कभी ऐसे होते ना। नायर मेरे निकट आकर खड़ा हुआ है। मिस्टर शुक्ला, अपने आदमियों को रोकिए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज, थोड़ा रुकिए। मुझे बेइज्जत करके मत निकालिए, मैं अपना सामान खुद उतरवाता हूँ, प्लीज मिस्टर शुक्ला। मैं अचानक नींद से जागा हूँ। सूरी साहब और उसका महेश उसकी एक नहीं सुनते हैं। नायर अपने दिल पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया है। वो अब सोडा मांग रहा है। मुझे चिंता है, कहीं मर ना जाए। उसकी पत्नी की आंखें मुझसे प्रश्न कर रही हैं, मुझसे जवाब मांग रही हैं। मैं अपनी बेवकूफी को समझ नहीं पाता हूँ और नायर के करीब पहुंच जाता हूँ। नायर, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। नायर समझ नहीं पाता, मेरी ओर देख रहा है, बस ताके जा रहा है। नायर, तुम अपनी वाइफ को मलयालम में बोलो, क्या जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। शुक्ला जी, मैंने बोला ना, आप तो जेंटलमैन आदमी हैं। नायर मुझे अपनी पत्नी के निकट ले गया। उसकी पत्नी के काले घुंघराले गीले बाल, चंदन के साबुन की महक। चांदनी, मुझे माफ कर दो, मैं होठों में ही बुदबुदाता हूँ। नायर मलयालम में अपनी पत्नी को कुछ कहे जा रहा है। मैं उसकी ओर देख नहीं पा रहा हूँ, बस शब्दों की ध्वनियां ही सुनाई दे रही हैं। शब्द कहीं दूर जाकर खो गए हैं। सामान टेम्पो पर लद चुका है। राजू, महेश और सूरी साहब खुशी मना रहे हैं। भामा को हिदायतें दी जा रही हैं कि कल घर अच्छी तरह से साफ करना है। मैं अपना पर्स जेब से निकालता हूँ। 500 के हिसाब से 2000 सूरी साहब के मार्फत सैनिकों को देता हूँ। महेश बियर की मांग कर रहा है, सूरी साहब और राजू स्कॉच की। मीनाक्षी गले मिलकर बधाई देती है। हनी बस नजरों को एक अलग से कोण पर झुकाकर बधाई देती है। प्रकाश शायद मेरी स्थिति को समझ रहा हो, बस मेरा हाथ दबा देता है। और मैं इस अपराध बोध से जूझ रहा हूं कि क्या मैंने चांदनी की कुछ खोजती हुई आंखों को एक बार फिर से बेघर कर दिया है। तो मित्रों, ये है कहानी बेघर आंखें। ये कहानी संग्रह आपको बताया कि 2007 में छपा था और इसका दूसरा संस्करण 2014 में। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा जो इस कहानी से जुड़ी हुई है। दरअसल मेरे मित्र सूरज प्रकाश, जो कि इस पूरे अ, संदर्भ में मुझसे जुड़े रहे, उन्होंने देखा भी क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने भी एक कहानी इस घटना को लेकर लिखी और जाहिर है कि मैं तो इस सबसे निजी तौर पे गुजरा था, तो मैंने भी लिखी। तो ये कंट्रोवर्सी हुई कि एक ही विषय पे 2 कहानियाँ कैसे आ गईं। तो अब ज़ाहिर है कि सूरज प्रकाश के लिए ये एक घटना थी, जिसमें वो 2 दिन साक्षी रहा। तो उसने वो 2 दिन की घटना को कहानी बनाया। मेरे लिए ये घर इमोशंस का खजाना था। मेरे लिए इस घर की एक-एक कोने से इंदु जुड़ी हुई थी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे वहीं बड़े हुए थे और वहीं से स्कूल जाया करते थे, स्कूल बस में बैठ के। उस जगह का मेरे साथ जो इमोशनल नाता था, उन सारे नातों को और
उस घटना में बहुत सारा इमेजिनेशन जोड़ के, क्योंकि ये बहुत से कैरेक्टर्स हैं नहीं, वो सिर्फ़ कहानी के लिए गढ़े गए हैं, कहानी के लिए बनाए गए हैं। तो ये कहानी है बेघर आँखें। इस कहानी संग्रह में मेरी कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आप ये कहानी संग्रह कभी मौका लगे, ये वाला आप अगर कभी यश पब्लिकेशंस का, ये अमेज़न पर उपलब्ध है। अगर आप इसको लेंगे तो इसमें मेरी जो कहानियाँ आपको मिलेंगी, उनकी सूची है। कब्र का मुनाफ़ा, मुझे मार डाल बेटा, कोख का किराया, नरक की आग, अभिशप्त, एक बार फिर होली, ये क्या हो गया, टेलीफ़ोन लाइन, छूता फिसलता जीवन, पापा की सज़ा, पासपोर्ट का रंग और बेघर आँखें। यानी कि कुल मिला के 12 कहानियों का ये संकलन है। आज आपने ये कहानी सुनी, और अब क्योंकि ये तो उपलब्ध रहेगी, जो मित्र नहीं सुन पाए, क्योंकि शुरू में कार्यक्रम में थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरे लैपटॉप खराब होने की वजह से, तो उम्मीद है कि आप सब ने कहानी को एन्जॉय किया होगा, और जो मित्र बाद में सुनेंगे, वो ज़रूर मुझे बताएँगे कि क्या मैं उस समय इस कहानी को लिखने में सफल रहा, और क्या आज मेरा कहानी पाठ आपके दिलों तक पहुँचा। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, और फिर अगली कहानी के लिए मिलेंगे, जो मेरे अगले कहानी संग्रह है, अ, दीवार में रास्ता। कहानी पढ़ूँगा मैं अगली बार, और अगली बार वादा करता हूँ कि तब तक नया लैपटॉप शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।